चलो, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर स्टार्ट किया था डिस्कशन अबाउट किसके अबाउट वेरी गुड, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट। देखो बेसिकली हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, कौन सा टॉपिक है? एनएलएम यानी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मोशन इन ए प्लेन के बाद में नेक्स्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो सबको याद होगा हमने एनएलएम का डिस्कशन शुरू किया था, पहली कंसेप्ट की डिस्कशन की, दैट वाज लीनियर मोमेंटम। क्या था लीनियर मोमेंटम? मतलब लीनियर मोमेंटम था प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी डिनोटेड बाय p गिवन बाय p इक्वल्स टू m इनटू v। m इज द मास, v इज द ऐसा यूनिट था kg मीटर पर सेकंड, डायमेंशंस l1 m1 t minus 1 वेक्टर क्वांटिटी है विच विल एक्ट इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट हमने देखी थी, दैट वाज चेंज इन मोमेंटम। अब मोमेंटम चेंज होगा तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p कैसे निकालेंगे? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। उसमें अगर आपको बोला है कि स्ट्रेट लाइन पाथ पे बॉडी ट्रैवल कर रही है, पॉइंट P पे उसकी वेलोसिटी u थी, बट Q पे जाने के बाद उसकी वेलोसिटी v हो गई, मास तो चेंज नहीं होगा, तो हम यहाँ पे डेल्टा P यानी चेंज इन मोमेंटम कितना लेते हैं? m इन ब्रैकेट v माइनस u। कसं आलं? फाइनल मूवमेंट m इंटू v, इनिशियल मूवमेंट m इंटू u, सब्सट्रैक्शन हो गई चेंज इन मोमेंटम। लेकिन अगर बॉडी अपने पाथ पे जाने के बाद रिबाउंड होके उसी पाथ पे वापस आ रही है विथ सेम वेलोसिटी, तो उस केस में डेल्टा p यानी चेंज इन मोमेंटम होता है m इन ब्रैकेट, अगर वेलोसिटी सेम है तो 2u, अगर डिफरेंट होती तो v प्लस u। एंड अगर सेम वेलोसिटी अगर यहाँ पे इंसिडेंट होते टाइम वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बनाती है या फिर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही है, तो उस केस में क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम बनेगा ट्वाइस ऑफ mu cos ऑफ थीटा। उसके बाद में हमने नेक्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, दैट इज अबाउट फोर्स। क्या होता है फोर्स? मतलब पुश और पुल, एक्सर्टेड टू डिस्प्लेस द बॉडी। लेकिन ये एक्सर्ट होने के लिए कंडीशन क्या होती है, रिक्वायरमेंट क्या होती है? कि फोर्स बॉडी के कांटेक्ट में आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी बाय वर्च्यू ऑफ विच बॉडी अपोजेस टू चेंज इन इट्स स्टेट, इधर स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन until it is applied with external unbalanced force। ये था इनर्शिया। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट देखे थे टाइप्स ऑफ इनर्शिया। कितने टाइप्स होते हैं इनर्शिया के? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, और उसके बाद में डिस्कशन किया था अबाउट मास। क्या होता है मास? मतलब कंटेंट ऑफ मैटर इन द गिवन बॉडी। मास के भी हमने दो टाइप देखे थे, एक इनर्शियल मास, दूसरा ग्रेविटेशनल मास। इनर्शियल मास क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। एंड ग्रेविटेशनल मास क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू। क्लासिकल मैकेनिक्स में मास कभी चेंज नहीं होगा, कंजर्व होगा, लेकिन रिलेटिविटी की थ्योरी के अकॉर्डिंग मास विल गेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। एंड जब ये मोशन परफॉर्म करेगा तो भी मास चेंज होगा, विच इज गिवन बाय m डैश इक्वल्स टू m नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस v बाय c का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था, दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। कितने लॉ है न्यूटन के? फर्स्ट वन, एवरी बॉडी रिमेन्स इन इट्स स्टेट, आठवत असेल तर बोला। वेरी गुड। सेकंड लॉ, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द f प्रोपोर्शनल टू dp बाय dt। f इक्वल्स टू k इंटू dp बाय k इक्वल्स टू 1 होगा तो बनेगा dp बाय, एंड उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह बनेगा m इंटू a, वेर m इज द मास, a इज द एक्सेलरेशन। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था जिसमें फोर्स की यूनिट भी देखे थे, है ना। ऐसा यूनिट होता है न्यूटन विच इज इक्विवेलेंट टू kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस यूनिट होता है डाइन विच इज इक्विवेलेंट टू ग्राम सेंटीमीटर पर। एंड ग्रेविटेशनल यूनिट्स होता है जिसमें kgf आता है। ठीक है, kgf क्या होता है? kgf मतलब किलोग्राम फोर्स, तो उसका मतलब ये होगा फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 kg, मतलब ये बनेगा 9.8 न्यूटन। एंड वही अगर 1 ग्राम फोर्स बोला है तो उसका मतलब होगा वेरी गुड 980 डाइन। हे लक्षात ठेवा, याच्यावर क्वेश्चन जनरली येत नाही म्हणून आपण त्याला लक्षात ठेवत नाही, एखाद्या वेळेस झालंच एक्सपेरिमेंट तर असं घोळू शकतो। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था, दैट इज फोर्स ड्यू टू वेरिएबल मास यानी थ्रस्ट। और थ्रस्ट की कंसेप्ट में क्या होता है? बस u इंटू डी एम बाय डी टी, यू इंटू डी एम बाय, उसके एप्लीकेशन रॉकेट के लिए अगर ग्रेविटेशनल फ्री, ग्रेविटी फ्री स्पेस में जा रहा है तो u इंटू डी एम बाय डी टी अपॉन कैपिटल एम, अगर ग्रेविटी है तो डी एम बाई डी टी इंटू यू अपॉन कैपिटल एम माइनस जी। उसके बाद में वेलोसिटी
v इक्वल्स टू वी नॉट प्लस वी आर नेचुरल लॉग ऑफ एम नॉट बाय एम आई, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखा था, मशीन गन जब बुलेट को फायर करती है तो बुलेट ने फायर करने के बाद मोमेंटम जो इंपार्ट किया था, मोमेंटम ने थ्रस्ट जो इंपार्ट किया था गन के ऊपर, कितना होता है NMV, वेयर n इज द fired per second, number of bullet नहीं fired per second, m is the mass of each bullet and v is the velocity with which bullet is fired, यानी muzzle velocity, ठीक है। फिर आगे उसके एप्लीकेशन, अगर बुलेट वॉल में स्टिक हो गई या फिर नीचे गिर गई तो NMV, रिबाउंड होके आ गई तो ट्वाइस ऑफ n इंक्लाइन आ गई तो ट्वाइस ऑफ NM इंटू v इंटू कॉस ऑफ थीटा। उसके बाद में आया था एप्लीकेशन फॉर वॉटर जेट, थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय वॉटर जेट ऑन पाइप, याला थोडंसं सिरियसली घ्या बरं का व्हेरिएबल मास प्रॉब्लेमला, ठीक है। वाटर जेट कितना फोर्स एक्सर्ट करता है वो कैलकुलेट करने के लिए पहले कैलकुलेट किया था रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो, कितना होता है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी विच इज इक्वल्स टू ए इंटू वी। आज का गोळा नहीं घेतला बेटा, ठीक है। तो क्यू इक्वल्स टू क्या आता है ए इंटू वी या फिर डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, और उसके अकॉर्डिंग हमने थ्रस्ट कैलकुलेट किया था, एफ कितना था रो ए वी स्क्वायर, रो का मतलब डेंसिटी, ए का मतलब एरिया, कशाचा एरिया पाईपचा किंवा वॉटर जेटचा, ठीक है, कारण जेवढा वॉटर जेटचा असेल तेवढाच पाईपचा असेल, ठीक है। वी का मतलब वेलोसिटी, ठीक है। उसमें भी फिर हमने देखा था कि अगर वाटर जेट वॉल के ऊपर इंसिडेंट होने के बाद स्प्लैश हो रहा है पैरेलल टू वॉल तो रो ए वी स्क्वायर, अगर रिबाउंड हो रहा है तो ट्वाइस ऑफ रो ए वी स्क्वायर, लेकिन वॉल जा रही जेट की तरफ, जेट आ रहा है वॉल की तरफ तो रो ए इन ब्रैकेट वी प्लस यू का होल स्क्वायर। एंड उसके बाद में नेक्स्ट एप्लीकेशन आया था अबाउट चेन, नीचे डालेंगे तो पहले क्या होगा वेट mg एक्ट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन वहां पे कंटिन्यूअसली वेट ऐड होता जा रहा है तो वेट को छोड़ के, म्हणजे आपण एक चेन आहे फक्त ग्राउंडवर ठेवली आणि ग्राउंडवर तिला सोडतोय आपण खाली, दोनों केस में एक्ट होने वाले फोर्सेस ऑन द ग्राउंड डिफरेंट होते हैं। एक सिर्फ वेट का रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा दोनों केस में, लेकिन थ्रस्ट का फोर्स यहाँ पे एक्स्ट्रा का ऐड होगा। तो थ्रस्ट का फोर्स कैलकुलेट करने के लिए क्या किया था हमने, याद है, पहले चेन को पकड़ा था एट ए हाइट y, वहां पे एक छोटा सा लेंथ वाला एलिमेंट लिया था dy, और उसका मास फाइंड करने के लिए एक एडजस्टमेंट की थी टोटल मास अपॉन टोटल, उसको बोला जाता है लीनियर मास डेंसिटी या फिर मास पर यूनिट लेंथ विच इज डिनोटेड बाय लैम्डा। और dy का मास कैलकुलेट करने के लिए हमने बोला था dm इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एम बाय एल, हटो देगा। फिर वहां पे हमने देखा था कि अगर हम उस dy को नीचे छोड़ रहे, मतलब dy कंटिन्यूसली चेंज होगा तो उसका मास भी चेंज होगा, तो dm बाई dt बना था लैम्डा इंटू dy बाय dt, dy बाई dt को हमने v बोला था तो dm बाई dt बना लैम्डा इंटू v, व्यवस्थित dm बाई dt क्या था लैम्डा इंटू v, बट थ्रस्ट होता है u इंटू dm बाई dt, u का मतलब v है, v इंटू dm बाई dt, बट dm बाई dt कितना था लैम्डा इंटू v, तो थ्रस्ट बना लैम्डा इंटू v का स्क्वायर, बट v मतलब फ्री फॉल का होता है रूट ऑफ 2gy, उसका स्क्वायर करेंगे तो 2gy इंटू लैम्डा, ये क्या हो गया फोर्स ड्यू टू थ्रस्ट। उसी तरह से वेट का कितना था mg, mg मतलब लैम्डा वाई जी, तो लैम्डा वाई जी प्लस 2 लैम्डा वाई जी, टोटल फोर्स एक्सर्ट होता था 3 लैम्डा वाई जी, ठीक है। वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल मास का फोर्स खत्म हो गया। उसके बाद में हमने शुरू किया था डिस्कशन अबाउट फोर्सेस, उसमें देखिए फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर कितने होते हैं, म्हणजे नेचरमध्ये जो कुठं कधी पण फोर्स येईल तर तो या 4 फोर्स पासूनच ओरिजिनेट होणार आहे, ठीक है। फर्स्ट वन ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा, तीसरा, दूसरा तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्सेस, उनको बस हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम मतलब मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, उसको छोड़ के जो पूरा फिजिक्स का सिलेबस होगा उसमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स अगर छोड़ देंगे तो बाकी सारे फोर्सेस का नेचर क्या रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर रहेगा, ठीक है। उसके बाद में हमें एक्चुअल एनएलएम का डिस्कशन शुरू करना था, इसलिए हमने फिर से यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था फोर्सेस इन मैकेनिक्स, मतलब मैकेनिक्स में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स छोड़ के जो भी हम फोर्सेस पढ़ेंगे वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है फील्ड का फोर्स, दूसरा होता है कॉन्टैक्ट का फोर्स। फील्ड का फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉन्टैक्ट फोर्स एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स आणि दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स, आठवतं ना, फिंगर से प्रेस कर रहे है ना, फ्रिक्शनल फोर्स पैरेलल टू द सरफेस, नॉर्मल रिएक्शन का वर्टिकली अपवर्ड, नाही त्या केसमध्ये वर्टिकली अपवर्डच होता बट प्रत्येक वेळी ऍप्लिकेबल नसेल, इट इज ऑलवेज नॉर्मल और परपेंडिकुलर होता है टू द गिवन सरफेस, ठीक है। तो ये फोर्सेस इंट्रोड्यूस करने के बाद उसके बाद हमने डिस्कशन शुरू किया था अबाउट एफबीडी, फ्री बॉडी, आणि फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करत असताना एकदम छोटे छोटे रूल अपन बघितले होते कि कोई भी बॉडी है कहीं पे भी है, छोटी है, मोटी है, इंक्लाइन है, हॉरिजॉन्टल है, स्ट्रिंग से टाई की है, स्प्रिंग से टाई की है, सरफेस के ऊपर रखा है, कहीं पे भी है, तो सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा उसका वेट विच इज एक्टिंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड विच इज इक्वल्स टू, याचा कधीच याच्यामध्ये चेंजेस होणार नाही, ठीक है। इंक्लाइन सरफेस पे है तो भी mg एक्ट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मतलब देखो
अगर यहाँ पे हमने बॉडी को प्लेस किया है तो mg एक्ट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सेम ब्लॉक को हमने इंक्लाइन सरफेस पे प्लेस किया है, वेट एक्ट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हमने ब्लॉक को इस तरह से वर्टिकल सरफेस के ऊपर रखा है तो भी वेट एक्ट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। थर्ड कंडिशन करेक्ट आहे का? हे एवढंच नाही, असं जरी आपण इथं ब्लॉक ठेवला तरी पण याचं वेट ऍक्ट होगा इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। आणि कितना होगा mg। गणित हा म्हणतो नाही म्हणतो, ठीक आहे। वेट कहाँ पे ऍक्ट होगा ऑलवेज इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। म्हणजे बघा परत एकदा क्लिअर की आपण जो टॉपिक स्टडी करतोय NLM न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, या टॉपिक मध्ये आपलं कंप्लीट डिस्कशन फोकस असणार आहे ओनली ऑन फोर्स, फोर्स, फोर्स एंड। तो फोर्स हम जो स्टडी करेंगे इस टॉपिक में वो दो टाइप के होंगे, एक होगा फील्ड का फोर्स, और फील्ड का फोर्स कौन सा लेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम वेट बोल रहे हैं, वो ऑलवेज एक्ट होगा कहाँ पे? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जिसका मैग्नीट्यूड रहेगा। आणि हे सोडून दुसरं काय येईल? कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या है? पैरेलल टू द सरफेस फ्रिक्शन होता है, लेकिन फ्रिक्शन हम अलग से नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ कौन आएगा? नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। तो फिर हमने एफबीडी को इंट्रोड्यूस करते टाइम जहां जहां पे कॉन्टैक्ट आ रहा है वहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था और उसको नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बोला था। फिर बाद में हमने सरफेस की ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितनी होती है ये डिस्कस किया था। उसके लिए हमने पहले कंडीशन एज्यूम की थी कि बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में तो क्या करना है हमें? वेरी गुड, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग x इक्वल टू 0, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग y इक्वल्स टू 0। एंड अगर वहां पे इक्विलिब्रियम नहीं है तो 0 नहीं लेंगे, क्या लेंगे? ma लेंगे। क्या लेंगे? ma लेंगे। आणि एक आपला वेक्टरचा लहानपणापासूनचा रूल, अगर कोई भी फोर्स अलोंग वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल एक्ट नहीं हो रहा है, मतलब ऑब्लिक डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, तो हमें क्या करना है? उसके कंपोनेंट्स फाइंड करने। कंपोनेंट्स फाइंड करते टाइम रूल, थीटा का एडजसेंट कंपोनेंट एंड रिमेनिंग कंपोनेंट, याला म्हणतात व्हॉइस नोट्स। हे मला रोज सकाळी तुम्ही पाठवलं पाहिजे, कळालं ना? जर आतापासून नाही पाठवलं तर उद्यापासून मी तुम्हाला त्रास द्यायला सुरुवात करेल। बरेच दिवस झाले असं खूप गोड गोड बोलणं चालू आहे, हे की नाही? है ना? 2-4 जण रोजच्या रडल्याशिवाय क्लासमध्ये मला करमत नाही, कळालं? त्यात आपला नंबर आला नाही पाहिजे यासाठी उद्यापासून या वर्क सुरू करा, कळालं? पवन, तू रडलाय बेटा क्लासमध्ये कधी? 11वी-12वी मध्ये रडलाय ना? आणि इथे एकदा रडला की मग मला खूप मजा वाटते, मग मी रेग्युलर रडवतो, कळालं ना? त्यामुळे त्या गोष्टी करूच नका। नेक्स्ट, अभी हमने लास्ट कल का लेक्चर था, याद है कल का लेक्चर? उसमें हमने क्या डिस्कस किया था? क्या डिस्कस किया था? हाँ, ब्लॉक्स के बिटवीन की रिएक्शन, आठवता है का? चलो क्या करते थे हम कल के लेक्चर में? हॉरिजॉन्टल सरफेस से यहाँ पे ब्लॉक था, उसके बाजू में और एक ब्लॉक था, ऐसे दो ब्लॉक है। इसका मास सपोज m1 है, इसका मास m2 है। तो अगर हम इसको पुश करने के लिए यहाँ पे F इतना फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमें मालूम है कि हम प्रैक्टिकली क्या करने वाले हैं कि m1 को पुश करने वाले हैं, लेकिन उसके साथ m2 का भी डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। आपण तर m2 ला हात नहीं लावला, बट m2 डिस्प्लेस कैसे हो गया? m2 डिस्प्लेस हो गया क्योंकि क्या होगा, ये m1 जो है m2 के ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, लेकिन ये फोर्स हम अप्लाई नहीं कर रहे, ग्रेविटी भी अप्लाई नहीं कर रही, तो ये बनता है कॉन्टैक्ट फोर्स। कौन सा फोर्स? तो कॉन्टैक्ट फोर्स का रूल क्या है? सरफेस को नॉर्मल परपेंडिकुलर एक्ट होता है, इसलिए सरफेस था, इसको नॉर्मल डायरेक्शन में ये एक्ट हो गया, तो इसको हम बोलते हैं एज ए नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। एंड जब भी दो बॉडी का कॉन्टैक्ट आता है तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जब भी एक्ट होता है तो वो न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो करता है, मतलब फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट। मतलब जितने फोर्स से m1 वाला ब्लॉक m2 को पुश करेगा उतनी रिएक्शन m2 क्या करेगा? m1 के ऊपर एक्सर्ट करेगा, एंड ये रिएक्शन हमने जो फोर्स अप्लाई किया है उसको अपोज करेगी, मतलब हमारे एफर्ट को अपोज करेगी। आपको याद होगा जब मैंने कॉन्टैक्ट फोर्स इंट्रोड्यूस किया था तब वो फिंगर का जो परपेंडिकुलर था उसके रिलेटेड मैंने वही बोला था कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है? स्लिपिंग को अपोज करता है, एंड नॉर्मल रिएक्शन का काम क्या होता है? हमारे जो एफर्ट्स है प्रेस करने के उसको अपोज करता है, ठीक है? यहाँ पे भी सेम केस हो रही है। तो हमने क्या किया था? रिएक्शन फाइंड करने के लिए पहले ब्लॉक की एफबीडी ड्रॉ की थी। एफबीडी में क्या था? इधर यप, एंड रूल क्या है कि एनएलएम में हम बॉडी जो एक्सर्ट करेगी वो फोर्स कभी नहीं लेंगे, बॉडी के ऊपर जो एक्ट होंगे वही फोर्स हमें कंसीडर करने। मतलब इस आर की कोई भी वैल्यू नहीं है जब हम m1 के लिए एफबीडी ड्रॉ करेंगे, बट m1 के ऊपर ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में एक्ट होती है, मतलब ये आर बनेगा। एंड अगर नेट फोर्स यहाँ पे देखो, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, मतलब नेट फोर्स ये डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, कौन सी डायरेक्शन है? +6 की, मतलब एक्सेलरेशन कहाँ पे एक्ट होता है? ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। कहाँ पे? इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। तो ये बन गई एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इक्वेशन बनाने के लिए समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग x इक्वल टू 0 बना देंगे।
उसी तरह से अगर मुझे वर्टिकल प्लेन में फोर्सेज चाहिए तो ये m1 के लिए क्या होगा, इसका जो वेट होगा m1g डाउनवर्ड एक्ट होगा और इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन होगी n1 वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगी। लेकिन होता क्या है यहाँ पे कि m1g जितना है उतना ही n1 होता है। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे वर्टिकल प्लेन में इक्विलिब्रियम आता है, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग y इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, इसलिए ब्लॉक ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा। कल हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें एक कंडीशन आ रही थी कि नॉर्मल रिएक्शन जो है वो वेट को बैलेंस नहीं कर रही थी, -50 कुछ तो आंसर आ रहा था। और उसके बाद मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया था, कल भी रिकॉर्डेड है वो, और कुछ लोगों को कंफ्यूजन हुआ था कि देखो कभी कभी हो सकता है कि हमने जो फोर्स अप्लाई किया है वो अगर हॉरिजॉन्टल नहीं है, इंक्लाइन है, और उसका एक कंपोनेंट अगर नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन में जा रहा है तो उस केस में क्या होता है, mg ग्रेटर हो जाता है उन फोर्सेस से, नॉर्मल रिएक्शन प्लस और कोई कंपोनेंट होगा उससे। तो इसका मतलब mg की डायरेक्शन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, बट जिस सरफेस के ऊपर हमने ब्लॉक को रखा है वो होता है रिजिड सरफेस। रिजिड सरफेस होने की वजह से ब्लॉक उसको तोड़ के अंदर नहीं घुस सकता। समझ में आ रहा ना, इसलिए फोर्स ज्यादा है फिर भी वहां पे इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। करा लो नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, बॉडी अगर वर्टिकल प्लेन में मूव नहीं हो रही है, हमें अगर n1 कैलकुलेट करने के लिए बोला है क्वेश्चन में, तभी हम इस तरह के डायग्राम ड्रॉ करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। लेकिन अगर हमें बोला है कि एक्सेलरेशन ही कैलकुलेट करो, तो बॉडी अगर वर्टिकल प्लेन में एक्सेलरेट नहीं हो रही है तो हम इसको थोड़ा सा आगे जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी हमें समझ में आएगा कि इसकी जरूरत नहीं, तो उसको स्किप करते जाएंगे। सेम वे हम यहाँ पे अगर समेशन ऑफ फोर्स अलोंग x इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, F माइनस आर इज इक्वल्स टू 0 नहीं है क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम नहीं है, तो क्या बनेगा, ma बनेगा। आता मी आपला पॉझिटिव्ह आणि आर ला निगेटिव्ह का घेतलं, एक तो हमारी कन्वेंशन ये है कि प्लस एक्स के अलोंग उनको पॉजिटिव लेना है, जो अपोजिट है उनको निगेटिव लेना है। एंड इसके बाद में हम और उसमें एक पॉइंट ऐड करेंगे कि होगा क्या, देखो अगर मैंने एफ को निगेटिव लिया एंड आर को पॉजिटिव लिया तो एक्सेलरेशन की व्हॅल्यू निगेटिव्ह आ जाएगी। याचा अर्थ काय होतो की ज्या डायरेक्शन मध्ये आपण एक्सेलरेशन घेतले त्या डायरेक्शन मध्ये नाहीच आहे। स्टेटमेंट क्या है, देखो कि एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। तो अगर हमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मालूम है तो हमें यहाँ इससे आगे आज के लेक्चर में जो भी क्वेश्चन फॉलो करेंगे उसमें हमारा कन्वेंशन रहेगा कि दोज फोर्सेस एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन आर टेकन टू बी पॉजिटिव। अदरवाइज का मतलब क्या होगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे तो वो बनेंगे नेगेटिव। यानी देखो ये फोर्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में था इसलिए प्लस लिया, आर अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए माइनस लिया। अभी एफ तो हम अप्लाई कर रहे हैं, हमें मालूम होता है, आर कैलकुलेट करना है तो क्या बनेगा, आर यहाँ पे एफ माइनस एम ए इक्वल्स टू आर। या फिर अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्सेलरेशन क्या बनेगा, एफ माइनस आर अपॉन एम। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हमने कल के लेक्चर में पहले ही सॉल्व किए। उसके बाद में एक शॉर्टकट भी वहां पे आया था कि अगर ऐसे ब्लॉक के सिस्टम 1 2 3 4 5 6 इतने सारे, और यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F1, यहाँ पे फोर्स आ रहा है F2, ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है, ये M4 है, ये M5 है। तो इन दोनों के बिटवीन की जो रिएक्शन होगी, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, उसको R1, इसको R2, इसको R3, इसको R4, इसको R5 अगर हम बोल देंगे तो क्वेश्चन में देखो जब एमसीक्यू आएगा तो इतने सारे नहीं बोलेंगे कि R1 R2 R3 R4 R5 कैलकुलेट करो, वो कौन सी भी एक बोलेंगे, क्या कैलकुलेट करो, R5 कैलकुलेट करो। बट एज पर प्रोसेस हम क्या करते थे, पहले M1 के लिए FBD, फिर R1 का इक्वेशन आता है, फिर M2 की FBD, फिर R2 का आता है, फिर R3 का आता है, फिर R4 का आता है, फिर R5 का इक्वेशन जो आता है उसमें सिर्फ हमें MA की टर्म मिलती है। फिर MA मिलने के बाद उसको हम पुट करते थे R4 में, R4 की वैल्यू पुट करते थे R3 में, संध्याकाळ होती थी। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, वहां पे दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या होता है, R इक्वल्स टू, उसमें पहले कंडीशन एजम्पशन होता है हमारा कि F1 ग्रेटर देन F2, तो उस केस में क्या होगा, मास इज बिटवीन R एंड F2 डिवाइडेड बाय नेट मास, टोटल मास इनटू F1 माइनस F2 प्लस, क्लियर है, मतलब कि अगर हमें पूछा जाता है कि R2 चाहिए तो क्या आएगा, M2 M3 M4 M5 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5 इंटू F1 माइनस F2 प्लस, वेरी गुड। अगर हमें R5 चाहिए तो क्या बनेगा, M5 अपॉन M1 प्लस,
हे सगळं डिस्कशन आपलं कालच्या लेक्चरमध्ये झालं होतं. आज फक्त अजून एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड होईल. अभी हम ब्लॉक को कांटेक्ट में नहीं रखेंगे, हम क्या करेंगे, ब्लॉक को सरफेस के ऊपर रख देंगे बट उनको कनेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक स्ट्रिंग, डोरी. और मैंने पहले भी ये बात आपको बोली कि जब तक वहां पे मेंशन नहीं करेंगे कि स्ट्रिंग को मास है, स्ट्रिंग मासलेस होगी. स्ट्रिंग मासलेस से मतलब टेंशन विल बी सेम एट एव्हरी पॉइंट. ठीक है, तो ये टेंशन रिलेटेड प्रॉब्लेम आज हमें देखने हैं. म्हणजे चेंज काय होतंय, कंपेयर करा. कल क्या था, दो ब्लॉक एक दूसरे के कांटेक्ट में थे. आज क्या है, वो कांटेक्ट में नहीं है. तो दो ब्लॉक एक दूसरे के कांटेक्ट में थे. अगर मुझे इसको खींचना है तो मैं एफ इतना फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, एंड यहां पे भी इस ब्लॉक को खींचना है तो हम क्या कर रहे हैं, एफ इतना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. तो इस केस में दो ब्लॉक अगर कांटेक्ट में है तो यहां पे हम बोल सकते हैं क्या, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है. तो हमने जो फोर्स अप्लाई किया था एफ, वो डायरेक्टली एक्ट हो रहा है ऑन ब्लॉक बी, ऐसे बोल सकते हैं क्या हम. लेकिन ऐसे बोल सकते हैं कि वो इनडायरेक्टली एक्ट हो रहा है ऑन ब्लॉक बी. तो ये हमने अप्लाई किया था ए के ऊपर, एक्ट होने जा रहा है बी के ऊपर. इसको ट्रांसमिट कौन कर रहा है, लेके कौन जा रहा है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक्स ए एंड बी. क्लियर है, ये कल का लेक्चर था. आज हम रिप्लेस करेंगे दो ब्लॉक के बिटवीन के कॉन्टैक्ट रिएक्शन को विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग. अभी यहां पे क्या होगा, अगर फिर से ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, अगर हम इस तरह से फोर्स अप्लाई करके ए को खींचने जाएंगे तो बी का डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, यस नो, कंफर्म होगा. क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे बोथ आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग. तो ये स्ट्रिंग क्या करेगी, ए पे जो फोर्स अप्लाई हुआ था वो ट्रांसमिट करेगी बी पे विद द हेल्प ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग. मतलब फोर्स का नेचर क्या रहेगा, टेंशन वाला रहेगा. ठीक आहे, तो टेंशन जो डेव्हलप होगा स्ट्रिंग में, म्हणजे बाहुबलीमध्ये नाही का, तो मूर्ती ओढतोय आणि स्ट्रिंग स्लॅकच आहे असं नसतं, कळालं ना. अगर यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे, एक आपण खींच रहे आणि ही स्ट्रिंग अशी एकदम ढिल्ली पडलेली, हा ब्लॉक बी पुढे येईल का, कुठपर्यंत नाही येणार, जोपर्यंत स्ट्रेच नाही होणार तोपर्यंत. कळालं ना. एकदा स्ट्रेच झाली म्हणजे इथं काय होतं, टेंशन डेव्हलप होतं. आणि टेंशन के लिए हमने देखा था क्या होता है, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स इन काशीची अपोजिट डायरेक्शन, अवे फ्रॉम द टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द. वेरी गुड. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो हमने एफ अप्लाई किया है, दोनों कनेक्टेड विद द स्ट्रिंग है, ये ब्लॉक ए है, ब्लॉक बी है. इथपर्यंत कळालं, क्वेश्चनच आहे, अजून काही सांगितलंच नाही आपण. अभी अगर हमें इसकी एफबीडी ड्रॉ करनी है, एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेपरेट सेपरेट ब्लॉक को सेपरेट सिस्टम कंसीडर करके सेपरेट एफबीडी ड्रॉ करेंगे. तो ये बना हमारा ब्लॉक बी. सबसे पहले एफबीडी आती है, मतलब उसका वेट, इसका अगर m1 लिया है, इसका m2 लिया है, तो सबसे पहले क्या होगा, वेट m1g कहां पे, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में. अभी जिस सरफेस के ऊपर रखा था वो हॉरिजॉन्टल है, तो सरफेस क्या करेगा, अगेन नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एक्सर्ट करेगा. अब सरफेस को नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर अपवर्ड जा रहा है, तो ये n1 बनेगा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में. ये छोड़ के ब्लॉक बी के ऊपर कोई फोर्स एक्ट हो रहा है क्या, हो रहा है ना, स्ट्रिंग खींच रहे ना उसको आगे. तो ये जो स्ट्रिंग में टेंशन होता है कहां पे एक्ट होता है, अवे फ्रॉम द, कुठं पण असेल बॉडी, कशी पण असेल बॉडी, अवे फ्रॉम द, मतलब ये m1 से भी अवे, m2 से भी अवे. जब तक स्ट्रिंग बदल नहीं रही है तब तो टेंशन सेम होगा, यानी सेम फोर्स सेम टेंशन. अगर मुझे यहाँ पे शो करना है तो इस डायरेक्शन में हम T को ड्रॉ कर देंगे. ये हो गई m1 के लिए एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम. सेम फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे फॉर बी ऑल्सो, सॉरी ए ऑल्सो. क्या होगा, इसका जो वेट होगा m2g, दैट विल एक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो ये सरफेस भी क्या करेगा, नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा, मतलब n2 विल एक्ट इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन. इसको छोड़ के और कौन से फोर्सेस है जो हमने अप्लाई किया था, F, एंड ये स्ट्रिंग फर्स्ट वाले ब्लॉक को पीछे खींच रही है, मतलब यहाँ पे आएगा टेंशन T. क्लियर है फ्री बॉडी डायग्राम. क्या चेंज हुआ, कल हम यहाँ पे आर लिखते थे, आज असं का लिहायचं, कधी लिहायचं कळतं ना, इथं स्ट्रिंग दिसली म्हणून आपण लिहिलं. अगर ब्लॉक वैसे कॉन्टेक्ट में होते तो बस क्या आता, देखो क्या होता, ब्लॉक बी है, उसकी एफबीडी के लिए हम फिर से वही करते कि m1g डाउनवर्ड डायरेक्शन में बैलेंस करने के लिए n1, और ए वाला ब्लॉक इसके ऊपर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सर्ट करता, मतलब यहाँ पे कौन आता, ये आर आता. सेम एफबीडी अगर ए के लिए हम ड्रॉ करते तो वहां पे क्या होता, इसका वेट m2g डाउनवर्ड, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स n2, आगे वाला फोर्स f, एंड ये फर्स्ट ब्लॉक के सॉरी फर्स्ट ब्लॉक इसके ऊपर रिएक्शन मतलब नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सर्ट करता, आर यहाँ पे आता. मतलब सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, आर रिप्लेस बाय टीटी है, आर रिप्लेस बाय. आणि आजच्या लेक्चर मध्ये आपल्याला हेच करायचं फक्त. क्लियर आहे.
तो एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम विथ द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग कैसे ड्रॉ करते हैं, क्लिअर हो गया सबको. परत तेच हे सगळं रिपीटच करणार आहे आपण, नवीन काही कन्सेप्ट नाहीच आहे एनएलएम मध्ये. मी सांगितलंय एफबीडीचा लेक्चर ज्या दिवशी संपलं त्या दिवशी टॉपिक खरं संपला होता आपला. फक्त एक क्वेश्चनची प्रॅक्टिस घेतोय आपण वेगवेगळ्या ऍप्लिकेशन मध्ये. ठीक है, तो देखो क्या होगा, आज जो भी ब्लॉक्स आएंगे वो कनेक्टेड होंगे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग. स्ट्रिंग से कनेक्ट किए मतलब क्या होगा, स्ट्रिंग में डेवलप होगा टेंशन. टेंशन ऑलवेज एक्ट होगा अवे फ्रॉम द बॉडी. एफबीडी ड्रॉ करते टाइम सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेट लेंगे. कितना, mg. कहां पे, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में. अगर ब्लॉक को सरफेस पे रखा है, सरफेस अगर हॉरिजॉन्टल है तो सरफेस को परपेंडिकुलर कौन एक्ट होगा. उसके बाद में एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के साथ जो भी इंटरेक्ट करने वाला है उस इंटरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा, स्ट्रिंग में डेवलप होने वाला टेंशन. एंड टेंशन ऑलवेज एक्ट होगा इन, अशी कोणतीच नाही, अवे फ्रॉम द बॉडी होंगे. ठीक है, कहां पे एक्ट होगा, अवे फ्रॉम द बॉडी. क्लियर है. तो ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गई. अब यहाँ पे क्या है कि आपको थोड़ा सा ब्रेन का यूज करना ही पड़ता है. हमें इक्विलिब्रियम जो है वो डिसाइड करना पड़ता है कि इक्विलिब्रियम है या नहीं है. अगर है तो कौन सी डायरेक्शन में. तो हमें मालूम है कि अगर हम यप इतना फोर्स अप्लाई करके हॉरिजॉन्टली उसको खींच रहे हैं तो ब्लॉक्स ना तो ऊपर जाएंगे, ब्लॉक्स ना तो नीचे आएंगे. मतलब यहाँ पे समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस इक्वल टू 0 ले सकते हैं. हे कधी घेणार आपण इक्वल टू 0, जब इक्विलिब्रियम आएगा. इक्विलिब्रियम आएगा, ये कैसे क्लियर होगा, एक तो बॉडी रेस्ट में चाहिए उस डायरेक्शन में, नहीं तो बॉडी की वेलोसिटी भी नहीं कांस्टेंट चाहिए. वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगा. एक्सेलरेशन 0 मतलब फोर्स भी, मतलब बॉडी क्या होती है, इक्विलिब्रियम में ही होती है. ठीक है, तो यहां पे अगर समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग y इक्वल टू 0 है तो ये पहले वाले ब्लॉक के लिए हम लिख सकते हैं n1 माइनस mg इक्वल टू 0, यानी n1 इक्वल्स टू कितना आ गया, mg. सेकंड ब्लॉक के लिए हम लिख सकते हैं n2 माइनस m2g इक्वल टू 0, तो ये n2 बनेगा m2g. आता हे मी मायनस घेतलं m2g, n2 प्लस घेतलं. असंच का, आपलं फर्स्ट डे पासून ठरलंय जो प्लस x के अलॉन्ग है वो पॉजिटिव, जो माइनस x के अलॉन्ग होंगे वो प्लस y के अलॉन्ग है वो माइनस y के अलॉन्ग है वो. फक्त चेंज क्या करना है, अगर एक्सेलरेशन दिया है क्वेश्चन में तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में कौन एक्ट होता है, नेट फोर्स. इसलिए यहाँ पे लिख के दिया था मैंने, लिहिलं होतं का तुम्ही, those forces are acting in the direction of acceleration will be taken as positive otherwise negative. ठीक है, हे कधी जर एक्सेलरेशन प्रोवाइड केले असेल तर. अब कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पे वर्टिकल इक्विलिब्रियम आ गया था, n1 n2 आ गए. क्वेश्चन में उनका कुछ यूज नहीं, लेकिन अगर बोला है कि कैलकुलेट करो तो हम ये प्रोसेस फॉलो करेंगे. अभी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं है. हे कसं कळालं, एक तो सरफेस स्मूथ है, अगर वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स होता तो कंडीशन आती कि अप्लाइड फोर्स अगर फ्रिक्शनल फोर्स से कम है तो बॉडी हिलती ही नहीं. बॉडी अगर मतलब सरफेस अगर स्मूथ है, थोड़ा भी फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होने वाला है. मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे हॉरिजॉन्टल के अलोंग, मतलब x के अलोंग 0 नहीं, क्या लिखेंगे, ma लिखेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉक के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर फोर्स, नेट फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है प्लस x के अलोंग, तो उसकी डायरेक्शन में कौन एक्ट हो रहा है, t. तो ये बनेगा डायरेक्टली t इक्वल्स टू m1. फर्स्ट ब्लॉक के लिए देखो हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन मध्ये एकच फोर्स आहे, तो पण कुठं, नेट फोर्सच्या डायरेक्शन मध्ये. मग हा टी झाला पॉझिटिव्ह एंड टी इज इक्वल्स टू क्या बन गया, डायरेक्टली एम ए बन गया. ये किसके लिए, फर्स्ट ब्लॉक के लिए. वही केस अगर सेकंड ब्लॉक के लिए अप्लाई करेंगे तो सेकंड ब्लॉक में क्या है, देखो यप एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, तो यप बनेगा पॉजिटिव, टी बनेगा नेगेटिव, तो ये क्या बनेगा, एफ माइनस टी इज इक्वल्स टू m2 इंटू ए. फिनिश्ड. हमें कैलकुलेट क्या करना होता है, टेंशन. इस तरह से टेंशन कैलकुलेट कर सकते. ठीक है, ये हो गई 2 ब्लॉक की सिस्टम. अभी आगे क्या करेंगे हम, 2 च्या जागी 3 घेणार, 3 च्या जागी 40 घेणार. ठीक है, चलो. बॉडी ना व्हर्टिकली अपवर्ड किंवा डाउनवर्ड डिस्प्लेसच होत नाहीये. मग बॉडीचं डिस्प्लेसमेंट जर होत नाहीये याचा अर्थ काय होतो, बॉडीवर ऍक्ट होणारा फोर्स 0 आहे किंवा ऍक्ट होणाऱ्या फोर्सेसचा रिझल्टंट 0 आहे. करो, चलो बोर्ड पे ध्यान दो. सेम एग्जांपल रिपीट होगा.
अभी हम क्या करेंगे, ये 3 ब्लॉक को कनेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग। इसका मास है m1, इसका मास है m2, इसका मास है m3, और इसको खींचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, F इतना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो कि 2 ब्लॉक्स है, इन दोनों के बिटवीन टेंशन होगा, उसकी डायरेक्शन हमें मालूम है, पहले बॉडी से भी आवे, दूसरे बॉडी से भी आवे, ये रहेगा T, पहली स्ट्रिंग है तो T1। सेम वे यहाँ पे कौन होगा, ये होगा T2, ये सरफेस है। क्वेश्चन में क्या दिया है वो क्लियर हो रहा है सबको? बस ये टेंशन की डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो हमें एज्यूम करनी है, ठीक है। तो कोई भी ब्लॉक, कोई भी बॉडी है, उससे हर बार अवे लेके जाना है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको बोला है कि ऐसे 2 ब्लॉक है एंड ऐसे वर्टिकल प्लेन में कनेक्टेड है, ये रिजिड सपोर्ट से, तो दोनों के बिटवीन का इससे आवे मतलब डाउनवर्ड, इससे आवे मतलब ये अपवर्ड, असंच ड्रॉ करायचं आपल्याला नेहमी, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है, T1 एंड T2 फाइंड करना है। गडबड नाही आपल्याला, पहिले 2-3 क्वेश्चन एकदम स्टेप बाय स्टेप डिटेल मध्ये, नंतर आपण थोड़ा सा स्पीड वाढवून सॉल्व करू शकतो, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, M1 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी समझ सकता है हमें कि वर्टिकल डायरेक्शन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, मतलब समेशन ऑफ F अलॉन्ग Y कितना आएगा, तो जो mg है एंड जो सरफेस ने n1 प्रोवाइड किया है उनका कुछ काम ही नहीं है क्वेश्चन में। अगर कैलकुलेट करना है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या आएगा, n1 इक्वल्स टू m1g, n2 इक्वल्स टू m2g, n3 इक्वल्स टू, बट विना कामाच्या गोष्टी आपल्याला करायच्या नसतात, तेव्हा आपलं विदिन टाइम आन्सर येतो, म्हणून आपण आता त्याला स्किप करतोय। कसं काढायचं ते तर क्लिअर झालंय, मतलब एखादी क्वेश्चन में अगर पूछा है, डायग्राम अशी दिली, त्यांनी एवढंच विचारलं, कॅल्क्युलेट n1, वेर n1 इज द रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय द सरफेस ऑन मास m1, मग सोडून चालेल का, तिथे आपल्याला कैलकुलेट करावं लागेल, ठीक है। अब उसको अगर छोड़ देंगे तो एक एक ब्लॉक की एफबीडी ड्रॉ करेंगे, ये फर्स्ट ब्लॉक हो गया। अब इसके ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट हो रहा है, देखो वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन है, लेकिन उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, उसका रीजन ये है, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है। तो बोलो कौन से फोर्स एक्ट हो रहा है, एक ही फोर्स है, कौन है, T1, सिस्टम तो इसी डायरेक्शन में जाएगी, फोर्स एक्ट हो रहा है तो ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग x इक्वल टू ma लिखना है, फोर्स एक ही है, वो भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, इसलिए T1 बनेगा इक्वल्स टू m1a। अगर डायरेक्शन T1 की अपोजिट होती तो हम उसको माइनस ऑफ T1 इक्वल्स टू m1a लिखते। अब सेकंड ब्लॉक लेंगे, क्या होगा सेकंड ब्लॉक में, इसके ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस, देखो T1 कहां पे एक्ट हो रहा है, श्रुति करतेगा, देन T2 कहां पे एक्ट हो रहा है, इसको छोड़ के M2 के ऊपर और कोई फोर्स एक्ट हो रहा है क्या, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये ऐड करता हूं क्योंकि वर्टिकल में होते हैं लेकिन उसको कंसीडर नहीं कर रहे। सिस्टम का एक्सेलरेशन यहीं पे है, ठीक है। तो मनीषा काय इक्वेशन येईल सांगा था, जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है वो पॉजिटिव, मतलब T2 पॉजिटिव, जो अपोजिट डायरेक्शन में वो निगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन में कौन है, T1, तो ये बनेगा माइनस ऑफ T1 इक्वल्स टू कौन है, M2a। देन थर्ड ब्लॉक के लिए अगर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ये थर्ड ब्लॉक है, संगम कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं, अप्लाइड फोर्स F, अजून कुठं, T2, सिस्टम जा रही है यहाँ पे, हे A इकडच का ड्रॉ करतोय मी, एक्सेलरेशन एक्ट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, इथं एकच आहे त्यामुळे नेट फोर्स तोच झाला, जर दोन असले असते तर आपल्यामध्ये मेंशन केलं जाईल, अगर F1 बड़ा है तो एक्सेलरेशन F1 की डायरेक्शन में, F2 बड़ा है तो एक्सेलरेशन F2 की डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन बनाना है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में वो हम पॉजिटिव लेते, प्रिया सांग इक्वेशन, या डायग्राम मध्ये या एक्सेलरेशनच्या डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट होणारा फोर्स कुठला आहे, हा म्हणजे F, व्हेरी गुड, म्हणून तो पॉझिटिव्ह। अजून कुठला फोर्स आहे का, कुठे येतो, मग काय करावं लागेल, माइनस, व्हेरी गुड, F माइनस T2 इक्वल्स टू ma, बट याचा मास किती आहे, M3, समजलं, व्हेरी गुड, प्रियाला समजलं म्हणजे सगळ्यांना समजलं, ठीक है। तो ये F माइनस T3 इक्वल्स टू क्या हो गया, M3 इंटू A, क्लियर है। बट ये आंसर्स नहीं है, आपल्याला काय पाहिजे, T1 T2 T3 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अब ये T1 जो आ गया था, ये T1 का हो गया, ये T1 यहाँ पे पुट करेंगे, तो T2 क्या बनेगा, T2 माइनस M1A इक्वल्स टू M2A, तो T2 इक्वल्स टू क्या होगा, M1A प्लस M2 इंटू A, यानी T2 क्या होगा, A इन ब्रैकेट M1 प्लस M2, ये T2 आ गया। उसके बाद में अगर T3 चाहिए, T3 आएच नहीं, हो गया आंसर, बट एक्सेलरेशन पुट करना है हमें, एक्सेलरेशन कितना होता है, नेट फोर्स अपॉन नेट मास, हर बार यही फॉर्मूला होगा, नेट फोर्स कितना है F, नेट मास कितना है M1 प्लस M2 प्लस M3,
तो ये अगर पुट करेंगे तो T1 कितना आएगा, m1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू एफ. T2 कितना आएगा, m1 प्लस m2, हे फक्त a आहे ना, त्याला आपण याने रिप्लेस करतोय, f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3. तो ये बनेगा m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू एफ. ये हो गया T2, ये हो गया T1. क्लियर? एकदा बघून घ्या व्यवस्थित. हो हो, व्हेरी गुड. समजतंय का व्यवस्थित? स्टेप बाय स्टेप समजलं असेल तर लिहून घ्या. अभी आगे 3 ब्लॉक की जगह पे अगर हमें इस तरह से 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4, ऐसे 4 ब्लॉक्स दिए और यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F. इनके मासेस है m1, m2, m3 एंड m4. हम उनको कनेक्ट करेंगे विद द स्ट्रिंग. तो स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप होंगे, यहाँ पे टेंशन होगा T1, यहाँ पे होगा T2, यहाँ पे होगा T3. तो हमें फाइंड करना है T1, T2 एंड T3. अगेन सेम प्रोसेस रिपीट होगी. डायग्राम में देखेंगे तो हमें ये तो क्लियर हो रहा है कि समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग y 0 है, तो उसको हम कैलकुलेट ही नहीं करेंगे. अगर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है तो सिस्टम का एक्सेलरेशन यहीं पे होगा, तो ये a बन गया. अभी हमें क्या करना है, बस फिर से पहले से m1 की FBD. अब m1 में क्या होगा अनिकेत, ये m1 के ऊपर कौन से फोर्स एक्ट होंगे, T1 कुठं, राइट, T1. अजून और कोई फोर्स है क्या, नहीं है. एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में. तो समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग x इक्वल टू ma लेना है हमें. इसका मतलब T1 इक्वल्स टू क्या बनेगा, m1a. T1 आ गया. फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ब्लॉक है m2. अभिषेक गिरनारे, इसके ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस काय, पवन, m2 के ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस. व्हेरी गुड. ये T2 एक्ट होईल इकडं, T1 एक्ट होईल इकडं, सिस्टम जा रही है यहाँ पे. तो अभी साक्षी इक्वेशन बोलो क्या आएगा, इक्वल्स टू m2 इंटू a. वेरी गुड. तो ये बन गया T2 माइनस T1 इक्वल्स टू m2 इंटू a. फिर से हम ये T1 यहाँ पे पुट करेंगे तो T2 इक्वल्स टू क्या होगा, a इन ब्रॅकेट m2 प्लस m1. मी शॉर्टकट मारले बघा, काय केलं फक्त ये माइनस T1 माइनस m1 a उधर जाएगा तो प्लस बनेगा. तो a कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या आ गया m1 प्लस m2. अभी अगर ये थर्ड ब्लॉक के लिए FBD लेंगे, इधर कौन है T3, इधर कौन है T2, इधर कौन है एक्सेलरेशन. तो इसका इक्वेशन रहेगा T3 माइनस T2 इज इक्वल्स टू m3 इंटू a. यानी T3 इक्वल्स टू क्या होगा, a इन ब्रैकेट m1 प्लस m2 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 इंटू a घेतलंय आपण, ये T3 हो गया. m1 प्लस m2 प्लस m3. बट फिर से एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है हमें. एक्सेलरेशन कितना रहेगा हर बार, नेट फोर्स अपॉन नेट मास. तो फोर्स कितना है F अपॉन नेट मास कितना है m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4. क्लियर है. लेकिन प्रॉब्लम यही होता है की सारे टेन्शन कॅल्क्युलेट करने के लिए क्वेश्चन में नहीं बोलते. क्वेश्चन में एकच टेन्शन काढायला सांगतात, T3 काढा. मग आपल्याला T3 काढायचं असेल तरी पण आपण कंप्लीट प्रोसेस रिपीट करतो. ठीक है. बट अभी हम क्या करेंगे, ये प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे. जो कल का शॉर्टकट फॉर्मूला था वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा. क्या था कल का, याद है क्या, R इक्वल्स टू
mass between R and F2 divided by net mass in bracket F1 minus F2 plus आज काय रिप्लेसमेंट होईल मास बिटवीन वेरी गुड T एंड F2 कल R बोलते थे आज क्या बोलना है बस T तो क्या होगा फॉर्मूला देखो जो भी टेंशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं T क्या होगा मास बिटवीन T एंड F डिवाइडेड बाय नेट मास मतलब एडिशन ऑफ पूरे मासेस इनटू F1 माइनस F2 प्लस F2 बट कंडिशन क्या आहे F1 इज ग्रेटर दॅन F2 म्हणजे जो जास्त असेल त्याच्या डायरेक्शन मध्ये आपल्याला घ्यायचा है क्लियर है अभी देखो सेम एग्जांपल हमने जो सॉल्व किया था स्टेप बाय स्टेप अभी हमें डायरेक्ट T3 चाहिए तो इतना सब कुछ करेंगे नहीं हम T3 इक्वल्स टू अब टेंशन कौन सा है T3 है तो ये T3 के एंड F के बिटवीन कौन है तो क्या बनेगा T3 इक्वल्स टू एक मिनट यहां पे बस चेंज क्या होगा ये F इस डायरेक्शन में जा रहा है ना उसको बस हमें यहां पे कंसिडर करना पडेगा कळलं ना T एंड F के बिटवीन फोर्स चाहिए आता फोर्स ऑलरेडी इकडे चालला आपल्या तिथे करतोय बट उसकी डायरेक्शन कहां पे यहां पे तो ये T3 है यहां पे एंड ये F है इनके बिटवीन मास कौन कौन है M1 M2 M3 तो ये क्या बनेगा M1 प्लस M2 प्लस M3 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 इंटू F1 माइनस F2 बट F2 तो जीरो है इसलिए सिर्फ F1 प्लस F2 परंतु F2 तो जीरो है तो ये आ गया आन्सर हे एवढं सगळं FBD ड्रॉ करा सगळे स्टेप्स फॉलो करा याची रिक्वायरमेंटच नाही पण होतं काय हे आठवतच नाही आहे त्यामुळे हे आठवलं पाहिजे यासाठी काय करावं लागेल व्हेरी गुड व्हॉइस नोट्स एव्हरी डे चला घ्या लिहून हेच म्हणतो पवन तू अल्टर करायचं का अल्टर नाही केलं आपण ऍक्च्युअल डायरेक्शन तीच आहे डायरेक्शन चेंज केली का आपण फक्त ते पुश करण्याच्या फॉर्म मध्ये आपण कन्वर्ट केलं त्याला चलो परत तेज ब्लॉक दिया है 2 kg 4 kg 10 kg और उसमें आपको बोला है इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है 4 न्यूटन इन दोनों के बिटवीन टेंशन है T1 इन दोनों के बिटवीन टेंशन है T2 फाइंड द वैल्यूज ऑफ T1 एंड T2 फक्त आता फोर्सेस व्यवस्थित कंसिडर करा पुल का पुश में कन्वर्ट करना है बस पहले बोलो F1 F2 इनमें से बड़ा कौन है म्हणजे हा 10 है ठीक है तो हमें क्या करना पड़ेगा अगर ये 10 बड़ा है म्हणजे इकडचा फोर्स जास्त है आणि हा इकडे आहे हा 4 इकडे आहे आणि 10 इकडे एवढा चेंज आपल्याला करावा लागेल फक्त ठीक है तो यहाँ पे 10 माइनस मतलब 10 इज ग्रेटर देन 4 ये सिचुएशन है तो हम इसको F1 बोलेंगे इसको F2 बोलेंगे तो अब हमें कंडीशन देखो फॉर्मूला क्या था टेंशन कैलकुलेट करने के लिए मास बिटवीन T
एंड F2, T एंड F2, तो T कौन है, सपोज T1 है, तो T1 के एंड F2 के बिटवीन फोर्स चाहिए। F2 कौन है अभी 4, तो इन दोनों के बिटवीन कौन आ गया 2, डिवाइड बाय नेट मास, कितना है नेट मास 14, इंटू F1 माइनस F2 मतलब +4 का है 16 है मग, ठीक है कितना होगा फिर 1/8, 6/8 मतलब 3/4 मतलब 3/4 प्लस 4 म्हणजे किती 19/4 न्यूटन। ये आ गया टेंशन कौन सा T1। एक मिनट, इकडे F1 ग्रेटर है, F2 कहाँ पे है 4 है, बरोबर है। क्या होगा हमें F2 इधर लेना, ये F2 है, तो F2 के बिटवीन एंड T के बिटवीन तो कौन आएगा 10 + 4 ये 14 आएगा, करेक्ट है। तो बस क्या होगा यहाँ पे 14/16 मतलब 7/8 + 4 कितना आएगा फिर 39/8 न्यूटन, क्योंकि फोर्सेस की डायरेक्शन रिवर्स करनी है यहाँ पे, करेक्ट है। फक्त T1 T2 इंटरचेंज होतील ते, कारण इथं 2 फोर्सेस आहे म्हणून, एक दिला की मग काय होईल फक्त सेमच आन्सर येईल, फक्त डायरेक्शन अपोजिट येईल। हो ना, पण आपण काय घेतो फॉर्म्युल्यामध्ये मास बिटवीन T एंड F2, F2 नेहमी कोणता जो छोटा है। अभी हम क्या करते हैं जैसे प्रेस कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में फोर्सेस लेते हैं, तो ये इधर पुल कर रहा था ना, तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पे ली, तो ये F2 बना, तो F2 के एंड T के बिटवीन के फोर्सेस हो 14/16 मतलब 7/8 इंटू 6 + 4 काही सांगतो का रे पवन, कितना है फिर 42 + 32 डिवाइडेड बाय 8, हाँ 74/8 नहीं 9 पॉइंट समथिंग, हाँ बरोबर आहे 37/4, तेच येतं ना मग 9 पॉइंट समथिंग। चलो नेक्स्ट, हे कळालं, फक्त काल जिथं आर होती तिथं आपण काय केलं फक्त टीनी रिप्लेस केलं। आता आपण दोघांना कंबाइन करणार, मतलब जहां पे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एंड टेंशन दोनों भी रहेंगे, ठीक है। मतलब क्या होगा देखो, एक सरफेस है, उसके ऊपर एक ब्लॉक प्लेस किया है जिसका मास है 20 kg, और यहां पे दो एंड पे दो पुलीज है, it is connected to another block of mass 10 kg and this pulley is connected to block of mass 20 kg। तो यहाँ पे जो टेंशन है वो T1 रहेगा, ये भी T1 रहेगा, ये भी T2 रहेगा, ये भी T2 रहेगा। इस तरह की सिस्टम आपको दी है और आपको बोला है कि इस सिस्टम में टेंशन कैलकुलेट करो, T1 एंड T2। स्टेप बाय स्टेप करो, पहले क्या करना पड़ेगा फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो हम अगर इसको फर्स्ट ब्लॉक ले रहे हैं, ये M1 ये M2 एंड ये M3, ये सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे, ज्यांना येते ते सोडवा, बाकीचे बोर्डवर लक्ष द्या। अगर मुझे M1 के लिए FBD चाहिए, मतलब ये 10 kg का ब्लॉक है, तो इसके ऊपर दो ही फोर्स एक्ट होंगे, एक वेट कहां पे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पे वेट कंसीडर करना है क्या, करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सरफेस के ऊपर नहीं रखा है ना, तो वेट की वजह से इसकी मोशन के ऊपर इंपैक्ट होने वाला है, ठीक है। एक्सलेंट, वेरी गुड। अब देखो ये mg था, m कितना है 10, g कितना है 10, तो mg कितना एक्ट हो रहा है 100 न्यूटन, कहां पे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन ब्लॉक नीचे गिरता नहीं है क्योंकि इसको बैलेंस कौन कर रहा है T2 कर रहा है, कौन कर रहा है T2 कर रहा है, ठीक है। एक सेकंड ब्लॉक के लिए 20 kg के ब्लॉक के लिए अगर FBD ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वेट है लेकिन सरफेस के ऊपर रखा है, इसलिए वर्टिकल इक्विलिब्रियम है, तो M2 की केस में हमें वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन कंसीडर
हे कळालं पाहिजे, कळालं ना? हे आता हॉरिझॉन्टल काहीच नव्हतं, हे वर्टिकल डिस्प्लेस होणार है, इसलिए हमने वेट लिया। बट इसकी केस में ये ना तो डाउनवर्ड आने वाला है ना अपवर्ड जाने वाला है, इसलिए y के अलोंग का कोई कंपोनेंट हम नहीं लेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, एक टेंशन एक्ट हो रहा है T2 यहाँ पे, दूसरा टेंशन एक्ट हो रहा है T1 यहाँ पे, एंड तीसरे ब्लॉक के लिए FBD क्या बनेगी, 200 न्यूटन विच इज बैलेंस्ड बाय टेंशन T1। क्लियर है? ये FBD हो गए। लेकिन जब इक्वेशन बनाएंगे तर तुम्ही असं जर केलं असेल T2 इक्वल्स टू 100 न्यूटन अँड T1 इक्वल्स टू 200 न्यूटन, हे किती लोकांनी केलंय? निकिता असंच केलं होतं का? बरं ठीक आहे, 120 असं करून चालेल का? काय प्रॉब्लेम असं करायला? सरळ सरळ T2 इक्वल्स टू 100, T1 इक्वल्स टू 200, दिसतंय ना? थांबा 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 थांबा, एक वन बाय वन। हाँ, मोशन में, वेरी गुड। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो हमें इक्वेशन बनाते टाइम, FBD तो हो गई, इक्वेशन बनाते टाइम यहाँ पे सिस्टम का एक्सेलरेशन कंसीडर करना पड़ेगा। अब एक्सेलरेशन ना तो दिया है ना तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दी है, तो सिस्टम कशी मूव करेल का? पहिली गोष्ट का बरं, इकडं 200 न्यूटन झाला आहे, इकडं तो नेट फोर्स कहाँ पे है, तिकडं। याचा अर्थ काय होईल, सिस्टम इस डायरेक्शन में मूव करेगी, तो ये बन गया एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। अब एक्सेलरेशन कितना रहेगा, नेट फोर्स अपॉन नेट मास, नेट फोर्स। अब यहाँ पे नेट फोर्स 200 प्लस 100 करूं या 200 माइनस 100 करूं, दोनों तो डाउनवर्ड एक्ट होता है ना, या साइड ना नहीं तो त्या साइड ना, बीच में पुली है, बरोबर है, वो क्या करती है, फोर्सेस की डायरेक्शन को चेंज करती है। इसलिए जो एफर्ट्स ये 200 लेने वाला है, उसके एफर्ट्स को अपोज करने के लिए 100 न्यूटन है। इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करते टाइम नेट फोर्स कितना लेंगे हम, 200 माइनस 100 डिवाइड बाय नेट मास कितनी है, तो नेट एक्सेलरेशन कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, अब हम इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ब्लॉक के लिए इक्वेशन बनाना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि एक्सेलरेशन यहाँ पे, तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा बोलो, जो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में वो पॉजिटिव, तो T1 पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो ये क्या बनेगा, T1 माइनस 200 एक मिनट 100 साठी आपण इक्वेशन बनवतोय, 100 के लिए बोलो। यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन अपवर्ड है, बराबर। अब यहाँ पे T2 कहाँ पे, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, तो ये कौन बनेगा, T2 माइनस इज इक्वल्स टू कौन होगा, m इंटू ए, म्हणजे 10 इंटू 2, तो T2 कितना आ गया, 120 न्यूटन। सेम वे इस ब्लॉक के लिए क्या होगा, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तिकडे बघा डायरेक्शन, तो T1 एंड ए अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमें 200 प्लस लेना पड़ेगा, तो ये बनेगा 200 माइनस T1 इज इक्वल्स टू m है, m कितना है 20 इंटू ए कितना है, कितना आ गया, तो यहाँ पे T1 बनेगा 160 न्यूटन, म्हणजे निकिताचे आन्सर्स करेक्ट होते, व्हेरी गुड। क्लियर? हे कॉम्बिनेशनचे क्वेश्चन आपण अजून सुरूच नाही केले, एक आलामध्ये म्हणून सांगितलं इथं, असे आपल्याला लास्टला सॉल्व करायचे। ठीक है, पहले इंडिविजुअली वन केस की, सिंगल सिंगल केस की हम देख रहे हैं। हो गया क्लियर? नेक्स्ट, अभी सेम टाइप का और एक क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन रब करतो बस। ठीक है, यहां पे मुझे बस सिस्टम का एक्सेलरेशन चाहिए, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। कितना आएगा एक्सेलरेशन, सगळे जण कैलकुलेट करा, कितना आएगा एक्सेलरेशन। कंडीशन क्या है देखो, एक्सेलरेशन के लिए यहाँ पे तीनों ब्लॉक जो है इनके पास ऑप्शन नहीं है, एक तो वेट डाउनवर्ड एक्ट होता है, नॉर्मल रिएक्शन उसको बैलेंस कर रही है, मतलब एक्सेलरेशन में इनका फोर्स कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये 30 kg का 300 न्यूटन एंड ये 50 kg का 500 न्यूटन, ये रिस्पॉन्सिबल होंगे मोशन के लिए, मतलब
नेट फोर्स के लिए मतलब एक्सेलरेशन के लिए। अब दोनों की डायरेक्शन सेम भी है लेकिन दोनों एक दूसरे के एफर्ट्स को अपोज कर रहे हैं, हे कसं ओळखायचं? वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या बनेगा फिर? नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स 500 माइनस 300 एंड नेट मास कितना है? तो 200 अपॉन 100 मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। क्लियर? अभी अगर टेंशन कैलकुलेट करने है तो सेम प्रोसेस रिपीट होगी, अपन नंतर काढू ते। अब नेक्स्ट, राइट डाउन नेक्स्ट रीडिंग। लागतो पण थोडे चेंजेस करावे लागतात, ते एवढं लवकर नाही होणार। राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। मंकी और मैन दोन्ही एकच आहेत है ना? मंकी और मैन क्लाइंबिंग द रोप। क्लाइंब करणं म्हणजे व्हेरी गुड, रोप म्हणजे व्हेरी गुड, म्हणजे दोरीला पकडून चढ़ना किंवा उतरणं किंवा लटकून राहणं, ठीक है। तो कंडीशन क्या है? देखो आपको बोला है कि एक रोप है, दानिश झाड़ाचा रोप नहीं है ये रिजिड सपोर्ट को कनेक्टेड है आणि असं ॲज्युम करा की हे माकड आहे, दिस इज मंकी। पवन, दिस इज मंकी। हो गया, ठीक है। अगर ये रेस्ट में है, मंकी से बाहर थी, ठीक है अगर ये रेस्ट में है तो क्या होगा? वेरी गुड, उसका वेट mg एंड स्ट्रिंग में डेवलप होने वाला टेंशन एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, मतलब ये T इक्वल्स टू बनेगा mg। कब? अगर रेस्ट में है तो। अगर आपको बोला है कि वो क्या कर रहा है? ऊपर जा रहा है विथ एक्सेलरेशन a, ऊपर जा रहा है मतलब असेंडिंग, तो उस केस में क्या होगा? देखो सिर्फ एफबीडी ड्रॉ करते, ते मंकी 4 वेळा काढायचं नाही आपल्याला, ठीक है ना। हा मंकी होता, ये स्ट्रिंग में टेंशन कहां पे रहेगा? ऑलवेज अपवर्ड, उसका वेट ऑलवेज। अभी वो अगर अपवर्ड जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ये ए एक्सेलरेशन ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा? चाललंय वर म्हणजे वरच असेल, ठीक है। तो हमें मालूम है कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में वो पॉजिटिव, तो ये क्या बनेगा? टी माइनस ऑफ एम जी इज इक्वल्स टू, यानी कि टेंशन इन द स्ट्रिंग बनेगा m इन ब्रैकेट g प्लस ए, जब हम क्लाइंबिंग अपवर्ड कर रहे तो असेंडिंग है तो, आणि वर जाऊन परत हात सोडले घसरत घसरत खाली येतोय, त्या केसमध्ये काय होईल? अगर सेकंड केस फिर से डिसेंड हो रहा है विथ एक्सेलरेशन a, परत तेच मंकी है, उसका वेट डाउनवर्ड, टेंशन इन द स्ट्रिंग अपवर्ड, सिस्टम का एक्सेलरेशन, तो उस केस में क्या होगा? mg माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए। पहिलाच नियम, मंकी येऊ द्या, माकड येऊ द्या, माणूस येऊ द्या, ठीक है, जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में वो पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तो क्या बना? mg माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए, तो टी क्या बनेगा? m इन ब्रैकेट g माइनस ए। बस या तीनच केस आहे, मंकी और मॅन क्लाइंबिंग द रोप। तीनच गोष्टी पॉसिबल आहे ना, एक तर वर जाऊ शकतो, खाली येऊ शकतो किंवा पकडून राहू शकतो, ठीक है। तो किस केस में स्ट्रिंग की ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी सबसे मिनिमम है? तीनच ऑप्शन आहे की नाही? झाली संदीप समज। पवन खाली येताना, संस्कृती, गायत्री वरती जाताना, सौरभ असंच पाहिजे, नीट वाल्यांचं खाली येताना, जे वाल्यांचं वर जाताना, है ना। निकिता काय? लिस्ट खाली येताना। प्रियंका, हे बघा, स्ट्रिंगला ब्रेक कोण करणार आहे? माकड, मंकी, मंकीचं वेट माकडाचं वेट नाही करणार, कोण करणार आहे? जी पण नहीं करना है, एम जी पण नहीं करना है, कौन करना है? टेंशन इन द स्ट्रिंग। समझ में आ रहा है ना? आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा ब्रेकिंग टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, समझ में आ रहा है ना? तो स्ट्रिंग ब्रेक क्यों होगी, रोप ब्रेक क्यों होगी? बिकॉज ऑफ टेंशन। तो जिस केस में टेंशन मिनिमम है उस केस में ब्रेक होने के चांसेस तो कौन सी केस है ये? सेकंड केस, जब वो डाउनवर्ड आ रहा है, नीचे आ रहा है तब, एंड मैक्सिमम चांसेस कब है? ठीक है, चल झालं लिहून।
चलो राईट डाऊन. इफ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ काही लिहायचं बाकी अजून. बरं घ्या लिहून. तुझ्या बडबड नको करू. दिशा काय झालं. हे लिहून घ्या तुम्ही, हे नका बघू. हा व्हेरी गुड. कोणी ओळखलं हे. निकिताने ओळखलं का. बस झालं. कोणाला तरी लक्षात आलं ना. म्हातार झालाय बिचारा. आमचे ना चित्रकला सर खूप सुट्ट्या मारायचे. काय घोड्याची कोणती बायोलॉजीचा अभ्यास करतोय तू. शिंगाचा घोडा, चालणार झाड. क्या ये हॉर्स. हे क्या आहे कार्ट. म्हणून काय म्हणणार याला हॉर्स कार्ट. कळलं. एवढंच कळायला पाहिजे तुम्हाला. ठीक आहे बस. हे ना मला खूप भारी डायग्राम ड्रॉ करता येतं हॉर्सच्या मंकीच्या. त्याला खूप वेळ लागतो. आपल्याला एवढी वेळ द्यायची गरज आहे का. त्यामुळे हेच फॉलो करू. ठीक आहे चला क्लिअर. आता हा हॉर्स काय करतो. नाही त्याच्या अगोदर एक क्वेश्चन सॉल्व्ह करून द्या मला. इफ अ मॅन इज क्लाइम्बिंग ऑन अ रोप हुज. तेच सांगतो तेच. इफ अ मॅन इज क्लाइम्बिंग ऑन अ रोप with what acceleration he should move downward so that rope will not break. So that rope will not break. If breaking tension of the rope is breaking tension of the rope is 2/3 of its weight. 2/3 of his weight. करो सॉल्व. पहले वो कहाँ पे जा रहा है अपवर्ड या डाउनवर्ड. तो डाउनवर्ड के लिए इक्वेशन क्या था. T इक्वल्स टू एम इन ब्रैकेट G माइनस ए. उन्होंने बोला है जब टेंशन 2/3 ऑफ वेट होगा. वेट मतलब mg होगा तब ब्रेक हो जाएगी. मतलब उससे कम चाहिए. ठीक है तो ये 2/3 ऑफ mg इक्वल्स टू क्या होगा mg माइनस ऑफ ma. हमें a कैलकुलेट करना है. तो थ्रू आउट m से अगर डिवाइड करेंगे तो m माइनस ए इधर आके प्लस a. तो ये बनेगा g माइनस 2/3 ऑफ g. तो ये बनेगा g/3. अगर वो इतने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा तो स्ट्रिंग ब्रेक नहीं होगी. लेकिन इससे थोड़ा एक्सेलरेशन बढ़ा दिया तो स्ट्रिंग या फिर रोप है दैट विल गेट ब्रेक. ठीक है चला. हॉर्स कार्ट एवढी भारी डायग्राम आहे ना. असता खुशाल किती भारी कार्ट आलं ते. ठीक है आणि त्याच्या खांद्यावर असं असतं ना ते ओढतोय. अब क्या होगा देखो हॉर्स कार्ट को आगे खींच रहा है और इसको हॉर्स कार्ट बोलते हैं है ना. बैलगाड़ी हाँ घोडागाडी सॉरी. ठीक है नहीं तो हाँ म्हणेल जाऊ द्या. ठीक है कार्ट एंड हॉर्स है. क्लियर है. अब यहाँ पे क्या होता है इसकी मोशन क्यों परफॉर्म होती है. कार्ट क्यों आगे जाता है. कार का इंजन वगैरह नसतं. कार नहीं कार्ट CRT कार्ट गाड़ी. हाँ तो ये हॉर्स उसको खींचता है मतलब क्या करता है ये यहाँ पे फोर्स अप्लाई करता है इसलिए कार्ट आगे जाता है क्या. नहीं वो यहाँ पे फोर्स अप्लाई करता है बट वो खुद आगे जाता है एंड उसकी मोशन से कनेक्टेड ये कार्ट होता है इसलिए कार्ट आगे जाता है. ठीक है मतलब अगर यहाँ पे FBD देखेंगे तो ये असा पाय रोवून जातो ना तो पुढे जाताना. आपण चालताना बघा असं हॉरिझॉन्टल पावलं ठेवत असं नाही चालत. आपण काय करतो कळालं ना. असं थोड्या वेळ तुम्ही ट्राय करू शकता बट असं नॉर्मली नाही चालत. चालत असताना आपण काय करतो जेव्हा आपल्याला फॉरवर्ड जायचंय है ना याच्यावर पूर्ण फोर्स असतो. हा मागचा पाय उचलतो आपण आणि त्या केसमध्ये आपली फॉरवर्ड मूवमेंट होते. हॉर्स भी वही करता है.
शिंगाचा घोड़ा पवन इकडे लक्ष दे, हॉर्स भी वही करता है, ठीक है। मतलब वो क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में ग्राउंड के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, एंड उसके फोर्स को कम करने के लिए कांटेक्ट फोर्स कौन करेगा, ग्राउंड एक्सर्ट करेगा। ये आ गया कांटेक्ट फोर्स। फिर ये कांटेक्ट फोर्स के हम लेते हैं दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल, दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन होता है, फ्रिक्शनल फोर्स, एंड वर्टिकल कौन होगा यहाँ पे, तो याला मी एफ व्ही म्हणतो, याला एफ एच म्हणतो, एच फॉर हॉरिजॉन्टल, वी फॉर, कळालं। इसको छोड़ के और कौन कौन से फोर्सेस होंगे, ये अगर हॉर्स है तो इसका वेट यानी एम एच जी डाउनवर्ड एक्ट होगा। अजून काय असेल का हॉर्सवर, असेल ना, ये कार्ड से टेंशन, हॉर्स का काम खत्म, ठीक है। अभी कार्ड के ऊपर क्या होगा, यही टेंशन इधर एक्ट होगा। अजून, वेरी गुड, उसका मास है तो उसका वेट एक्ट होगा, मतलब ये बनेगा एम सी इंटू जी, और वेरी गुड, हाँ, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, वेरी गुड, ठीक है। और एक फ्रिक्शनल फोर्स आएगा जो पीछे के डायरेक्शन में खींचेगा, एफ, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब वर्टिकली अपवर्ड आएगा, ये एन सी बनेगा, मतलब नॉर्मल फोर्स ऑन कार्ट। क्लियर है, ये हो गई फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ हॉर्स कार्ट, यारच बघून घ्या, बाकी पुढचा पार्ट सोपा है, सब क्लियर। अब हमें क्या करना है, ये कार्ट को खींचते हुए हॉर्स अगर आगे जा रहा है विथ एक्सेलरेशन ए, तो हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। हाउ टू कैलकुलेट दिस एक्सेलरेशन, काय, हाँ, हे काय मग एफ व्ही, एफ व्ही म्हणजे तोच आहे ना, एन एच लिहू शकतो आपण त्याला, बट आपल्याला दोन घ्यायचे ना त्याचे कंपोनंट, काय, एक्सलंट, व्हेरी गुड। काय आज च्यवनप्राश लय आन्सर ते पण करेक्ट, असं नको करू ना, ते शुभमला विचारायला घरी जायचं असतं परत, काय काय फौजीला काय हॉरिझॉन्टल, हो ती विचारतोय सांगतोय मला, बरं ठीक है, ये क्लियर हो गया डायग्राम। अभी देखो हमें कैलकुलेट करना है हॉर्स कार्ड का एक्सेलरेशन, अभी एक्सेलरेशन ही कैलकुलेट करना है, बाकी कुछ रिक्वायर्ड नहीं है। तो यहाँ पे देखो केस क्या होगी कि जो फोर्सेस वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं वो जीरो बनेंगे, मतलब समेशन ऑफ फोर्सेस अलॉन्ग y इक्वल टू जीरो है, कारण घोडा वर उड्या मारत नाही किंवा जमिनीत जात नाही, कळालं ना। तो अगर समेशन ऑफ फोर्सेस अलॉन्ग y इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे एफ वी इज बैलेंस्ड बाय एम एच जी है, इकडं आणि इकडं, व्हेरी गुड, ये हो गया y के अलॉन्ग, याची काहीच रिक्वायरमेंट नाही आपल्याला। जर क्वेश्चन मध्ये विचारलंच की नॉर्मल रिएक्शन एवढी आहे तर कार्डचं मास किती असेल, असं शक्यतो विचारत नाही, हे वीज क्वेश्चन बनवलं तर विचारू शकतो, ठीक है ना, एग्जाम मध्ये नहीं होना। लेकिन समेशन ऑफ फोर्सेस अलॉन्ग एक्स ये जीरो नहीं है, कारण घोड़ा पूरा जातोय, इसलिए इक्वल टू लिखना पड़ेगा एम ए। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्सेस है उसमें ये दोनों टेंशन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे अगर पूरी सिस्टम को हम कंसिडर कर रहे हैं, यानी इनकी मीनिंग यहाँ पे नहीं होगी, इनको छोड़ के कौन बचा, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शंस के लिए डायरेक्शन में इसलिए एफ एच पॉजिटिव माइनस स्मॉल एफ इक्वल्स टू क्या होगा, मास ऑफ कार्ड प्लस मास ऑफ हॉर्स इनटू ए, यानी नेट एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम बनेगा हॉर्स, ये हो गया नेट एक्सेलरेशन। एंड अगर इंडिविजुअली चाहिए हॉर्स का या फिर कार्ड का तो क्या होगा, सिर्फ हॉर्स के लिए अगर देखेंगे तो आगे कौन एक्ट हो रहा है, एंड पीछे कौन है, तो इसका एक्सेलरेशन बनेगा एंड अगर कार्ड के लिए चाहिए तो गैलियन हॉर्स कार्ड, हाँ कार्ड इकडे का कार्ड, हाँ तिथे माझ्या ना डोक्यात तोच विचार चालू आहे, घोड्याची शिंग कधी बघितली तू, बैल वाटला होता, बैल असं नसतं ना बेटा, हा घोडा कुठला आहे आपल्याकडचा नाही, हा ते अंटार्क्टिका वगैरे असतं ना
इकडे थंडीपासून संरक्षण मिळण्यासाठी एकदम हेअर असते त्याच्या अंगावर, ते दिसत नाही तुम्हाला. हा बरोबर, तेच कार्ड. मग हा, नागतोडा आणि घोडा दोन्ही वेगळेत बेटा. तू जर चुकून डॉक्टर झाला, उंदीर मारायच्या गोळ्या देशील सर्दीसाठी. चलो हो गया हॉर्स कार्ड. आता सबसे इम्पॉर्टंट पॉइंट का डिस्कशन शुरू करना है हमें. किती वाजले? टाइम आहे ना अजून? चलो, हो भरपूर टाइम आहे अजून. स्प्रिंग रिलेटेड प्रॉब्लेम. बस झालं, बस झालं. मॉड्यूल काढा. "45 एंड कंसेप्ट एप्लीकेशन 3 का डिस्कशन हो गया था कल. अभी 45 के बाद में एंड ये मंकी मॅन रोप हॉर्स कार्ड तक कितने प्रॉब्लेम आहे दाखव पाहून एकदा. 60, फक्त 15 झाले. मग दे रे. 68 आहे. नाही याचं काय कारण नाही. हाँ फक्त स्प्रिंग है ना एक्स्ट्रा. स्प्रिंग से पहले कितने हैं? 60 है. ठीक है, एक काम करो, आज के लिए बस उतना ही होमवर्क है. सॉल्व एग्जाम्पल 46 to 60. ठीक है ना. फिर कल हम स्प्रिंग रिलेटेड प्रॉब्लम, फिर 60 to 68 प्लस कंसेप्ट एप्लीकेशन 4, ये कल का होमवर्क रहेगा. ठीक है, कंसेप्ट एप्लीकेशन 1, 2 एंड 3 के कुछ पेंडिंग क्वेश्चन है तो वो प्लस ये 15, ये आपका आज का होमवर्क आहे फॉर NLM. क्लिअर. और आजचं काम आजच कंप्लीट करा, उद्या पेंडिंग ठेवू नका. आणि उद्या व्हॉइस नोट्स पाहिजे मला, कळालं ना. नाहीतर मग बघू काय करता येईल ते. काही करता येत नाही आपल्याला तसं. ठीक आहे, चलो. सो रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू ऑन टुमॉरोज लेक्चर. 1 वाजता